हाय एवरीवन, वेलकम टू द एमएस टॉपर्स एकेडमी। ठीक है। तो कल हमने 15 क्वेश्चन देखे थे इसके पीछे वाले लेक्चर में। आज हम उसके बाद से देखते हैं 16 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। कल मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था। जो भी एक तो पहले मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, और फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में और बेसिक क्वेश्चन भी मैंने कहा था। आज हम उसके थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। इसमें क्या बोला गया? ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, अ कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल्स लेस फॉर ₹16। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 एप्पल? क्या बोला गया कि सेब के मूल्य में अगर हम 33.33% की वृद्धि करते हैं तो एक ग्राहक 16 रुपया में 4 सेव कम खरीद सकता है। जैसे कि वो पहले भी 16 रुपया खर्च कर रहा था, बाद में भी 16 रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन क्योंकि एप्पल का प्राइस बढ़ गया है, तो वो 4 एप्पल कम खरीद रहा है। क्वेश्चन में ये तो हमें पूछा गया कि पहले जो एक सेव का कीमत मूल्य क्या था। ठीक है। तो जैसे 33.33 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस क्या था? प्राइस क्या था? पहले 3 था, तो 33.33% बढ़ रहा है, मतलब 1/3। अगर प्राइस 3 था तो 1 बढ़ रहा है। मैंने ये तो बताया 33.33% मतलब 3 का 33.33% इज इक्वल टू 1। तो हमारा टोटल वैल्यू अगर हमने 3 मान लिया तो उसमें 1 बढ़ रहा है, तो हमारा बाद में वैल्यू क्या बढ़ेगा? हो जा रहा है 4। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या बोला गया? हमें बोला गया कि वो जो पैसे खर्च कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है। कि वो पहले जो कस्टमर पैसे खर्च कर रहा था 16 रुपये, बाद में भी 16 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन पहले से बाद में 4 एप्पल वो कम खरीद पा रहा है। तो अगर प्राइस 3 से 4 है तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एप्पल हम लिख लेंगे। क्वांटिटी ऑफ पहले 4 खरीदा था तो अब 3 खरीद रहा है। देखो, पहले 3 प्राइस था तो बाद में 4 हो गया बढ़ के। तो पहले अगर क्वांटिटी एप्पल एप्पल 4 था तो बाद में 3 होगा, तभी तो प्राइस हम 4 दिया 12, 4 दिया 12। यहाँ भी प्राइस प्राइस हम कैसे करें? 4 एप्पल खरीदा, 3 रुपये पर प्राइस, 3 रुपया पर एप्पल प्राइस है। ठीक है। तो 4 से 12 हो गया टोटल। यहाँ पे क्या है? 3 एप्पल खरीदा, 3 एप्पल उसने खरीदा, और एक एप्पल का दाम है 4 रुपया। तो कितने हो गए टोटल? 12 रुपये। तो यहाँ पे हमारा क्या है? खर्चा दोनों में सेम है। तो यही हमें बोला गया। तो देखो, प्राइस अगर 3 से बढ़ के 4 होगा तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल 4 से घट के 3 हो जाएगा। अगर ये होगा तभी हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 16 रुपये पहले भी खर्च कर रहे थे और बाद में भी हम 16 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दिया है तो समझने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि अ कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल लेस फॉर 16। 16 रुपये में 4 एप्पल कम खरीद रहा है दाम बढ़ने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। हम्म, हम्म। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या बोल रहा है? देखो, प्राइस 3 से 4 हुआ तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल 4 से 3 हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कस्टमर जो 4 एप्पल कम खरीद पाता है प्राइस इंक्रीज करने के बाद। प्राइस जब इंक्रीज करता है तो वो 4 एप्पल कम खरीदता है, मतलब जो डिफरेंस कितना है यहाँ पे? एक का। और एक किसके इक्वल होगा? 4 एप्पल के इक्वल होगा। यही तो बता रहा है कि डिफरेंस हमारा क्या है? 4 एप्पल के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखो, 1 यूनिट 4 एप्पल के इक्वल होगी, तो यहाँ पर 4 यूनिट कितना हो गया? 16 एप्पल के इक्वल होगा, 16 एप्पल। और यहाँ पे 3 12 एप्पल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये हमारा क्वांटिटी ऑफ एप्पल, एप्पल कितने कितने एप्पल हैं ये बता रहा है। 4 से 3 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो 1 किसके इक्वल दिया? 4 एप्पल के दिया, तो 4 चक 16 हो गया और यहाँ 12 हो गया। अब हमें क्या पूछा गया? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एप्पल, मतलब मूल मूल्य क्या था, हमें ये पूछा गया। तो मूल मूल्य की देखो, हमने क्या 16 रुपये पहले भी खर्च कर रहे थे, बाद में भी खर्च कर रहे थे, लेकिन बाद में हमें 4 सेव कम मिलते थे। तो शुरू में कितना खर्च कर रहे थे? 16 रुपया। और हमने टोटल शुरू में कितने सेव थे हमारे पास? यहाँ पे 16 सेव थे। तो 16 रुपये खर्च कर रहे हैं और टोटल सेव कितना थे? 16। तो एक सेव पे कितना खर्च कर रहे हैं? रुपीज
ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यही हमें पूछा गया कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ वन एप्पल, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वन एप्पल क्या था, 1 रुपया। ठीक है। ऑप्शन में कहा, ऑप्शन नहीं, ये ना ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपया। ये हमें पूछा गया आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज ना 2-3 बार आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, बी एक्स का, ए का x% है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 80% क्या हो जाएगा, 80% क्या हो जाएगा, 4/5। जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करके, ये मैंने आपको कल बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5, 4/5 इंटू ए इज इक्वल टू 50% क्या होता है, 50% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ए बाय बी इज इक्वल टू, ये 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी इधर आ गया, और 4/5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 5/8। अब पूछा, अब देखो क्या बोला गया बी ए का कितना परसेंट है, बी हमारा ए का कितना परसेंट है, तो यहाँ से निकाल दो। बी पूछा गया है ए का कितना परसेंट है। ठीक है, तो बी कितना है, 8, ये कितना है, 5, ये हमारा फ्रैक्शन निकल गया। अब कितना परसेंट पूछा गया, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो 5 20 100, 8 गुना 8 इंटू 20, 160%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 160। 160 के ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन ना गलत, ठीक है, कुछ ना टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 160%। ये हमारा क्या है, आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ऋषि स्कोर्ड 55% in a test and Divya scored 76% in the same test. If Divya scored 168 marks more than the Rishi, then what were the maximum marks of the test? क्या बोला गया, ऋषि ने एक परीक्षा में 55% अंक प्राप्त, ठीक है, और दिव्या ने उसी अंक परीक्षा में कितना, 76% अंक मिला है। यदि दिव्या ने ऋषि से 168 अंक अधिक प्राप्त किए तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा। अब देखो, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा, 100%, यही तो होगा। कोई भी एग्जाम में आप 100% ही नंबर तो होता है, जैसे 100 नंबर हुआ, मान लो 100 नंबर का एग्जाम है, तो ये है हमारा क्या, 100%। अगर हमने 90 लाया तो मतलब हमने कितना स्कोर किया, 90%। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम का अधिकतर मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 100%। अगर 100% नंबर है तो वो मैक्सिमम नंबर उसका वही है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो है ये, कि दिव्या ने ऋषि से कितना, 168 अंक प्राप्त अधिक किए, तो 76% माइनस 55%, ये कितने के इक्वल आ गया, 76 में 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21%। और ये किसके इक्वल है, 168 मार्क्स के इक्वल। यही तो बोला गया कि दिव्या ने ऋषि से कितना अंक प्राप्त किया है, 168 नंबर ज्यादा, और दिव्या के परसेंटेज कितने अधिक है ऋषि से, 21%, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो 1% किसके इक्वल हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे, 168/21 इज इक्वल टू 8, 8 मार्क्स। अब यहाँ पे देखो, 1% क्या है, 8 मार्क्स के इक्वल है, और हमें क्या मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया। मैक्सिमम मार्क्स कोई भी टेस्ट में, कोई भी एग्जाम में क्या होगा, 100%, 100% नंबर मैक्सिमम होगा, तो 100% के हम कैलकुलेट कर देंगे, तो 100% क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100, दैट इज 800 मार्क्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 800 के ऑप्शन में नहीं, मतलब ऑप्शन हमारा गलत है, ये कुछ ना टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इन्होंने जैसे टाइप किया है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 800 एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या पूछा गया था, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। एक संख्या पहले 20% से बढ़ाई जाती है और फिर 20% से घटाई जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है, हमें ये निकालना। ठीक है, तो मान लो हमने ये पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 में। ये देखो, मान लो हमने कोई भी नंबर मान लिया 100, ठीक है, हमने 100 नंबर मांग लिया।
अब क्या बोला गया, ये नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। इसमें हम क्या 20% इंक्रीज करते हैं, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 100 का 20%, 20% परसेंट को फ्रैक्शन में 20 पर 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, 20 हो गया। तो हमें क्या बोला गया, पहले नंबर को 20% से बढ़ाते हैं, तो 100 से बढ़ गया, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 120 हो गया। अब क्या होता है, जो नंबर बढ़ा उसमें से फिर 20% हम घटाते हैं। अब इस नंबर से हम 20% घटा देंगे, तो 120 का 20% निकाल देंगे, 120 का 20% क्या हो जाएगा, 20/100, 20 × 5 = 100 और 5 24, ये क्या हो जाएगा, 24। अब क्या इसमें से 24 हम घटा देते हैं, तो 120 में 24 घटेगा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब हमें पूछा गया शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है, तो इनिशियल हमारा क्या था, ये था, और फाइनल हमारा क्या है, ये। तो शुद्ध परसेंटेज चेंज कितना है, 100 था, अब कितना बच गया, 96, मतलब कितने का लॉस हो गया, 4। 4 का घटा कितने में, 100 में। 100 था, हमने शुरू में क्या माना था, 100 माना था, 100 में कितना घट गया, 4। तो कितना परसेंटेज घटा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4% कम, 4% कम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था ये बहुत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ, अभी 2026 में आया हुआ। ठीक है, ये बैट्समैन स्कोर्ड 156 रन इन एन इनिंग which includes 5 fours and 10 sixes. Then what percentage of his total runs did he score by running? देखो, जब भी क्रिकेट मैच होता है, ये आप लोग को बेसिक पता ही होगा, कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो या तो 6 लगते हैं, या तो 4 लगते हैं, या तो रनिंग रनिंग करके रन बनते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे रन बनाया जा सकता है, या तो तुम छक्का मारो, या चौके मारो, या तो फिर रनिंग बिटवीन द विकेट करो। ठीक है, तो ये 3 तरीके से रन बनाया जाता है। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत रन दौड़कर बनाया, हमें ये निकालना है। अब देखो 5 चौका है, मतलब 5 चौका मारा मतलब 20 रन चौके से मार दिया, 10 छक्का 10 इंटू 6 60 रन उसने मार दिया छक्के से, मतलब 80 रन बनाया उसने टोटल बाउंड्री से, बाउंड्री से उसने बनाए 80 रन। अब हमें क्या निकालना है कि उसने दौड़कर कितने रन बनाए, तो 156 रन टोटल बनाए, तो दौड़ के कितने रन बनाए, मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट, रनिंग बिटवीन विकेट्स, रनिंग बिटवीन विकेट्स में कितने रन बनाए उसने, 56 और 20 76, 76 रन उसने दौड़ के बनाए। ठीक है, अब पूछा गया परसेंटेज ऑफ, प्रतिशत बनाया जो उसने दौड़ के बनाया, तो कितने टोटल रन कितने बनाए उसने दौड़ के, 76, और टोटल रन कितने बनाए इसने, 156। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा 19 चक 76, और 3 चक 12, और 3 9 चक 36, अब 19/39 इंटू 100। अब हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, 39 को 1900 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या कितने बार कट जाएगा हमारा, 4 बार में, 9 चक 36, 6 3 4 3 12, और 4 16, 10 में 6 4, 8 में 6 2, और ये। अब इसके बाद ये कितने बार में चल जाएगा, 8 बार में, 9 8 72 के 2 7, 8 3 24, और ये ना कैलकुलेट गलती नहीं लगता, 9 चक 36, 9 चक 36 6, 3 बच गया, 4 3 12, और 3 15, यहाँ पे क्या हमारा 15 है। ठीक है, यहाँ हमारा 15 है, तो 10 में 6 4 बच गया, 8 में 5 3, ये हमारा 340 है। ठीक है, अब यहाँ से 39 8 बार में चल जाएगा, तो 9 8 72 2 7 बच जाएगा, 8 3 24, और 7 33, यहाँ पे 8 बच गया। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है ना, ये हमारा कैलकुलेशन है, इसे अब साइड कर दो। अब यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, हमारा 48 आ गया, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो और एक आगे जाएगा, लेकिन हम अगर इतना कैलकुलेट करने बैठे हैं तो अब हमारा टाइम तो बहुत कंज्यूम कर जाएगा, तो हमें इतना नहीं करना है, हमें 48 आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में कहीं 48 दिख रहा है, हाँ एक 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 ऑप्शन में 48 दिख रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई 48 है नहीं। अगर दूसरे ऑप्शन में 48 रहता तो हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन में 48 है,
तो हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब 48 है तो आंसर यही होगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 48.72% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कितने प्रतिशत रन दौड़ के बनाया, 48.72%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि व्हाट इज 15% ऑफ 40% ऑफ 45% ऑफ 60% ऑफ 45,000। ठीक है, तो ये सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे हम कैलकुलेट कर देंगे। यूपीएसआई क्वेश्चन, यूपीएसआई में आए हुए 15/100। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, या तो 40% का फ्रैक्शन लिख दो या तो 40/100 लिख दो, बात सेम ही हुआ। इंटू 45/100 इंटू 60/100, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू 45,000। हमें इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये कट गया, दो 20 बार 40 और 20 बचे 100। ये कट गया, 3 बचे 15, 20 बचे 100। ये कट गया, 9 बचे 45, 20 बचे 100। अब यहाँ दो जीरो कट गया, एक जीरो, एक जीरो कट गया, ये दो से दो कट गया, ये 5 9 45, ये 20 तिया 60। अब कितना हो गया, तीन तीन तिया 9, 9 9 81, 9 729। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 729 ऑप्शन में कहा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपली जो जो बोला था उसे कैलकुलेट करना। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इन एन ऑफिस 30% आर फीमेल एम्प्लॉय, among the female employee 60% and among the male employee 40% are married. What is the overall percentage of married employee in the office? मैरिड एम्प्लॉय का हमें ओवरऑल परसेंटेज पूछा गया। ठीक है, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, कोई भी कार्यालय है, मान लो 100% कर्मचारी होता है, कुछ भी होता है, अगर जैसे कार्यालय में है, ठीक है, तो उसमें कर्मचारी कितने होंगे, 100% होंगे। मान लो 20 ही होंगे या 50 ही होंगे, जो भी होंगे उसको 100% मानेंगे। उसमें से जितने होंगे वो 30% महिला होगी। ठीक है, तो 30% कर्मचारी क्या है, महिला है। महिला कर्मचारी में 60% और पुरुष कर्मचारी में 40% विवाहित है। ठीक, जो महिला कर्मचारी में 60% और पुरुष में 40% विवाहित। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैरिड कर दिया, यहाँ पे अविवाहित कर दिया, तो क्वेश्चन में कुछ ना गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अनमैरिड रहने दो, अनमैरिड। ठीक है, यहाँ भी अनमैरिड है। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अनमैरिड। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना। हमें क्या निकालना, कितने प्रतिशत कर्मचारी वहाँ कार्यालय में अविवाहित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं। मान लो हमने टोटल कार्यालय में कितने एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय। हमने 100 एम्प्लॉय टोटल मान लिया, 100 एम्प्लॉय मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेल कितने हो गए, फीमेल कितने हो गए। फीमेल कितना बोला है, 30%। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30। तो अगर 30 इंटू 100 में 30 फीमेल है तो 70 मेल होंगे। आपको दो ही प्रकार के होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसमें बोला गया कि जो फीमेल है, फीमेल के बीच में जो 60% एम्प्लॉय है वो है मैरिड। अब फीमेल है, फीमेल में दो प्रकार के एम्प्लॉय हैं, एक तो मैरिड है, एक तो मैरिड है और एक है अनमैरिड, एक है अनमैरिड। ठीक है, मेल में भी क्या है, दो प्रकार के एम्प्लॉय हैं, एक तो है मैरिड और एक है अनमैरिड। ठीक, वही तो बोला गया कि देखो कि फीमेल में 60% मैरिड है और मेल में 40% मैरिड है। फीमेल में कितना है, 60% मैरिड है, तो 30 का 60% निकालेंगे हम। तो 30 का 60%, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। तो ये 5 छके 30, 6 तिया 18, 18 एम्प्लॉय फीमेल में क्या है, मैरिड। तो अनमैरिड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ऐसे ही बोला गया मेल एम्प्लॉय में कितना है, 40% विवाहित है, तो 70 का 40% निकालेंगे। 70 का 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। 14×5 = 70, 14×2 = 28, 28 मैरिड है। अगर 28 मैरिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 32 अनमैरिड है। अब हमें पूछा गया परसेंटेज ऑफ अनमैरिड।
अनमैरिड का परसेंटेज हमें बताना है, अविवाहित कर्मचारी कितने प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे देखो 32 इधर अविवाहित है और 12 यहाँ अविवाहित है, तो 32 और 12 कितने हो गए, 44। तो टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, 44 अविवाहित। ये इधर कर दो, हाँ 44 अविवाहित हो गए, और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 100। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। हमें क्या पूछा, परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 कट गया, मतलब 44%। 44% हमारे जो एम्प्लॉय है वो है अनमैरिड, अनमैरिड एम्प्लॉय। 44 क्या ऑप्शन में है, नहीं है, मतलब ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44%। इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम्म, इसमें क्या बोला गया है कि रमेश spent 30,000 on Diwali shopping and 45,000 on buying a TV set, and the remaining 40% of the total amount he had as cash with him. What was the total amount? क्या बोला कि रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 खर्च किया, ठीक है। दिवाली पे कोई भी सामान उसने खरीदा, उसने 30,000 रुपये खर्च किया, और एक टीवी सेट भी खरीदा, उसने 45,000 खर्च किया, तथा उसके पास मौजूद कुल राशि का शेष 40% कैश के रूप में बच रहा है। इतना खर्चा करने के बाद 40% पैसा उसके पास कैश में बचा है, तो उसके पास कुल कितना राशि है, ये हमें पूछा गया। देखो, अगर इसने 45,000 और 30,000 खर्च किया, 30,000 खर्च किया, यहाँ 45,000 खर्च किया, उसके बाद भी 40% बच गया, मतलब 100% होगा। मान लो कुछ भी पैसा होगा, लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मान लो 4 लाख हो गया, तो वो क्या है, 100% हो गया। उसमें से 40% उसके पास बच गया कैश में, मतलब खर्च कितने हुए, 60%। 60% खर्च हुए, और ये किसके बराबर है, 30,000 प्लस 45,000, मतलब 4 3 7 75,000, इसी के इक्वल तो है। कोई भी अमाउंट था, मान लो 2 लाख, 3 लाख, मान लो 2 लाख था, तो 2 लाख क्या था, 100% अमाउंट, उसमें उसने क्या खर्चा कर दिया, 40% उसके पास कैश बचा है, मतलब 60% खर्च कर दिया। और खर्च करने का अमाउंट क्या है, 30% प्लस 45,000, मतलब 75,000। 75,000 किसके इक्वल हो गया, 60% के इक्वल हो गया। तो 1% किसके इक्वल हो गया, 75,000 बाय 60। ये एक जीरो, एक जीरो खत्म हो गई, यहाँ से काट देंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 बच गया, 6 चक 24, सॉरी 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 बजे 6 बजे 30, 1250। 1250 क्या है, 1% का वैल्यू क्या है, 1250 रुपया। तो उसने क्या, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट उसके पास कितना होगा, 100% होगा। 100% अमाउंट ही तो टोटल अमाउंट उसके पास होगा। उसमें से उसने 40% कैश में बचा रखा, 60% खर्च कर दिया। तो 60% खर्च किया, वो किसके इक्वल है, 75,000 के इक्वल। तो 100% किसके इक्वल होगा, 1250 इंटू 100, मतलब 1,25,000 के इक्वल अमाउंट उसके पास टोटल था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा पूछा गया एसएससी सीपीओ 2024 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, अ फ्रैक्शन 3/5 इज डिक्रीज बाय 2/5। कोई फ्रैक्शन है वो 2/5 से डिक्रीज जाएगा, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज बाय 20%। उसके पास जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन है वो 20% से बढ़ाया जाता है। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन में कितना परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज पूछा गया। एक भिन्न 3/5 को 2/5 से घटाया जाता है। प्राप्त भिन्न को 20%, प्राप्त भिन्न को फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो मूल भिन्न के मान में प्रतिशत कमी वृद्धि क्या है, ये हमें पूछा गया है। ये हमें पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारा भिन्न क्या था, 3/5। अब क्या बोला गया है कि उसको 2/5 से घटाया जाता है। तो हमने पहले भिन्न हमने, ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक, ये हमारा ओरिजिनल है। अब इसमें से 2/5 को घटाया जाता है, 2/5 हमने घटा दिया, तीन, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 5 हो जाएगा, 3 - 2 1, 1/5 हो गई।
घटाने के बाद हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, गया 1/5। अब जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन है, मतलब जो प्राप्त भिन्न है, जो प्राप्त हुआ उसको फिर 20% से बढ़ाया जाता है। अब यहाँ देखो 20% क्या होता है हमारा, 1/5 होता है, ठीक है। 20% क्या होता है हमारा, 1/5 होता है। अब यहाँ पे देखो 1/5 का मतलब क्या है, आप ये समझना, 20% का भिन्न वैल्यू होता है 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या होता है कि 5 का जो 20% है वो हमारा 1 है। ये देखो, जो 5 का 20% है वो क्या है, 1। 5 का जो 20% है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखो, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज बाय 20%। तो 1/5 था, अब उसको हम कितना बढ़ाते हैं, 20% से। 20% मतलब बढ़ाने से क्या हो जाएगा, 1/5 था तो क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। 5 था, 5 में से 20% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 5 1 6। तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, 6/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज वैल्यू। ये तो, या तो एक ये तरीका है, या तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1/5 हमारा निकला। अब हमें क्या है, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज बाय 20%। जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन है वो 20% से बढ़ाते हैं। तो 1/5 का 20% निकालेंगे हम। 1/5 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 20% का वैल्यू क्या है, 1/5 मतलब 1/25। 1/25 निकल गया हमारा 1/5 का 20%। 1/5 का 20% हमारा निकला कितना, 1/25। अब हम कितने से बढ़ाते हैं, उसको 20% से बढ़ा रहे हैं तो हमारा कितना हो, 1/5 हो गया। और इधर हम 1/25 इतना बढ़ा दिए इसमें, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 25, 5 25 25 और यहाँ 1, 6/25। हमारा ये क्या हो गया, इंक्रीज। 20% बढ़ाने के बाद हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/25, ठीक। अब हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था हमारा, 3/5, और बढ़ा हुआ फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 6/25। तो कितना बढ़ गया, 6/25 माइनस 3/5, सॉरी, ये हमारा ये, यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 3/5 था, 2/5 हमने घटा दिया, 1/5 बचा। 1/5 में हमने इसका 20% निकाला, इसका 20% निकाला तो 1/25 हो गया। तो हमें क्या बोला गया, फिर हम 20% से इसे बढ़ाते हैं, तो हमारा 1/5 था, इसमें हम 20% बढ़ा दिए, तो ये ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमारा 6/25 हो गया। अब हमें पूछा गया कितना बढ़ा, ओरिजिनल वैल्यू में कितना बढ़ा या कितना घटा। हमारा ओरिजिनल क्या था, 3/5, बढ़ के कितना हो गया, 6/25। अब इसका एलसीएम ले लो, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 के 15 माइनस 6, ये कितना हो गया, 9/25। मतलब इतना कम हो गया ना हमारा, पहले था 3/5, बाद में 6/25 हो गया, मतलब कम ही हो गया, ये वैल्यू कम हो गया, मतलब 9/25 से कम हुआ। तो हमें क्या निकालना है कि कितना डिक्रीज हुआ, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ, 9/25। कितने में डिक्रीज हुआ, 3/5 में। आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर तो 9/25 यहाँ आ गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 100, ये बचे 25, 3 तिया 9 और 5 20 100, मतलब 20 तिया 60%। इतना क्या हमारा वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो हम डिक्रीज कितना हो जाएगा, 60%, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा बताया, अगर आप समझ जाओगे तो आपको 1 से 2 स्टेप में इसे कर दोगे। मैंने आपको इतना लंबा इसीलिए बताया ताकि आपको हर स्टेप ईज़ी से समझ आ जाएगा कि किसमें क्या हुआ, ठीक। यहाँ से पहले हमने 1/5 निकाला, 1/5 का हमने 20% निकाला, फिर हमने इसको यहाँ बढ़ा दिया, तो बढ़ा हुआ वैल्यू इतना आ गया। अब हमारा फ्रैक्शन में कितना कम हुआ, 9/25, तो हमें कमी का परसेंटेज निकालना है। तो 9/25 कितने में कम हुआ, 3/5 में, तो हमने नीचे रख दिया और यहाँ पे 100 करके 60% डिक्रीज हो गया, ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60% एंड the denominator is increased by 40%, then the resultant fraction is 16/63। the original fraction क्या है, हमें ये पूछा गया है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाए और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 16/63 है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न हमने मान लिया x/y है, ठीक है। मूल भिन्न हमने x/y मान लिया। अब पहले में क्या पूछ रहा है,
अंश में 60% का वृद्धि करें। 60% कितने के इक्वल होता है? 60% का फ्रैक्शन करेंगे तो 3/5 के इक्वल होगा। मैंने क्या समझा बताया अभी कि 60% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 5 का जो 60% है वो 3 है। 5 का जो 60% है वो 3। तो इसमें क्या है, अंत में 60% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 5 3 8/5 हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। अब क्या बोला गया कि हर में 40% का वृद्धि हो रहा है। 5 का 40% कितना हो जाएगा? 5 का 40% 2 है। 5 का 40% 2 है, मतलब वृद्धि हो रहा है, मतलब 7/5 हो जा रहा है। ठीक है, बराबर ये किसके इक्वल हो जा रहा है? 16/63 के इक्वल हो जा रहा है। 5 से 5 कट गया, 8 दूना 16 हो गया, 7 9 63 हो गया, मतलब एक्स बाई वाई किसके इक्वल हो गया? 2/9 के इक्वल हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सीपीओ 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया? अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? क्या बोला गया कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुना कर दिया। उसे गुना करना था 5/8 से, कोई भी नंबर था उसको गुना करना था 5/8 से, लेकिन उसने गुना कैसे कर दिया? 8/5 से। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी है ये हमें निकालना है। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर है, उसको 8/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 5/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, 5/8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना एरर आया हमें ये निकालना है। अब इसमें हम कोई सा एक नंबर मान लेते हैं। कौन सा नंबर मांगे? अब कोई भी हम नंबर मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा नंबर मान लिए तो कैलकुलेशन हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कौन सा नंबर मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम जो होगा हम वही नंबर लेट करेंगे। ठीक है, वही नंबर हम मानेंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। तो हमने लेट किया कि कोई नंबर है 40, कोई नंबर है 40। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया? यदि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा कर दिया, उसे किससे मल्टीप्लाई करना था? ओरिजिनल में उसे किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/8 से। हमने नंबर कितना माना है? 40। 40 कोई नंबर था तो उसे 5/8 से मल्टीप्लाई करना था, 8 बजे 40, मतलब वो नंबर क्या था? 25 नंबर था ओरिजिनल। लेकिन बाद में लेकिन उन्होंने एरर क्या किया? उसने 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8/5 से मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर? जो भी नंबर हमने मान लिया था, कोई भी नंबर था। तो नंबर तो हमें पता नहीं, तो हमने लेट क्या किया? दोनों का एलसीएम कर लिया ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो। ठीक है, तो हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कितना हो गया? 5 8 40, 8 8 64, ये हो गया। ठीक है, तो न्यू नंबर उसने क्या? ये न्यू नंबर हो गया, ये न्यू नंबर। उसे मल्टीप्लाई करना था ओरिजिनली 5/8 से, लेकिन उसने 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके चक्कर में उसका नंबर कितना आ गया? 64। अब देखो एरर कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 25। ओरिजिनल नंबर 25 होना चाहिए था, लेकिन बढ़ कितना गया? कितना हो गया? 64। तो कितना लगभग बढ़ गया? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34 5 39। ये 39 हमारा बढ़ गया। तो यही जो हमारा एरर है, 39 हमारा बढ़ गया। तो हमें क्या निकालना है? एरर परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना बढ़ा? 39। 39 किस में बढ़ा? 25 में। ओरिजिनल नंबर तो हमारा 25 है, हमें 5/8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई किसे कर दिया? 8/5 से। तो किसमें बढ़ा? 39 25 में। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 छक्का 100, 9 चक 36, 6 3 बचा, 4 तिया 12 और 3 15, 156% का एरर आया हुआ हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ। अब यहाँ पे देखो, 62 is to 1/2% of a number exceed 25% of the same number। कोई भी नंबर है उसका जो 62 is to 1/2% है वो 25% ऑफ द सेम नंबर एक्सीड 15 से करता है। व्हाट इज द नंबर? किसी संख्या का 62.1/2% उसी संख्या के 25% से 15 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? ये देखो 62.1/2% है, ठीक है, तो 62.1/2 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5/8। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 62 गुना 124, 124 और प्लस 1, 125/2, क्योंकि परसेंटेज है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया। अब यहाँ देखो, 25 पचे 125 और 25 चौके 100,
तो ये क्या हमारा आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करोगे देखिए किसका आ जाएगा 5/8 के इक्वल। और 25% किसके फ्रैक्शन के इक्वल है 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हमने मान लिया, उसका अगर हम 5/8 निकालेंगे और उसका हम 1/4 निकालेंगे तो वो इस नंबर से कितना एक्सीड करेगा 15। मान लो हम वो नंबर क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये नीचे वाला और इसका ये नीचे वाला, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमने कोई भी माना एक नंबर है 8, ठीक है। अब उसका 5/8 निकालेंगे तो 5/8 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 8 एक्सीड 25% ऑफ द सेम नंबर। 25% मतलब 1/4 ऑफ द सेम नंबर जो हमने माना था। ये किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 से 8 कट गया तो ये हमारा क्या आ गया 5 और ये 4 गुना 8, ये 2 है। ये किसके इक्वल है एक मिनट, हाँ 15 के इक्वल है। अब ये 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या हो गया 15 के इक्वल। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो गया। तो हमारा नंबर हमने कितना माना था 8 यूनिट। 8 यूनिट हमने नंबर मांगा था, तो 8 इंटू 5 दैट इज 40। 40 हमारा नंबर है, ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा, ठीक है। हमने लेट किया कि 8 यूनिट टोटल नंबर है, ठीक है। ये 8 यूनिट है, 8 यूनिट, 5 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है। हमने क्या किया कोई 8 यूनिट नंबर माना, उसमें से 5/8 निकाला। 5/8 कितना निकला 5 यूनिट और इसका 25% कितना निकला 2 यूनिट। तो ये नंबर एक्सीड कर रहा है इससे कितना से 15 से। 3 यूनिट इक्वल टू 15 तो 1 यूनिट इक्वल टू 5, तो 8 यूनिट हमने टोटल माना था, तो 8 इंटू 5 इक्वल टू टोटल 40। तो हमारा वो नंबर क्या था, वो संख्या क्या था 40, ठीक। ये मैं आप इतना लंबा बता रहा हूँ ना ताकि आपको समझ आए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप जब एग्जाम में बनाओगे खुद सॉल्व करोगे तो फिर 2 से 1 या 2 स्टेप में इसे बना दोगे टोटल, ठीक है। ये मैं आपको एक-एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ अ नंबर, द रिमाइंडर इज 70, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 है, तो वो संख्या क्या है। मान लो हमने वो नंबर संख्या मान लिया x, ठीक है। तो x का 70 घटाया जाता है 70% ऑफ नंबर, तो x का 70% क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। 70/100 करेंगे तो 0 कट जाएगा, 7/10 बचेगा, ठीक है। तो ये नंबर है, इसमें से कितना घटाया हमने 70 घटाया, तो वो किसके इक्वल हो गया 70 के इक्वल है। जो क्वेश्चन में बोला गया हमने सेम टू सेम कर दिया। अब यहाँ गया 7x/10 हो गया और 70 इधर चल जाएगा तो 140 हो जाएगा। 7 20 है 140, तो x कितना हो जाएगा हमारा 200। तो हमें क्या पूछा गया वो नंबर क्या है, तो हमने वो नंबर क्या माना था लेट x माना था, तो x किसके इक्वल हो गया 200 के इक्वल हो गया। ये हमारा नंबर